नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी जर्नी पर जो बाहर की दुनिया नहीं बल्कि आपके अपने भीतर की दुनिया को बदल सकती है। हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच, उनकी अवेयरनेस और उनके जीवन को एक नई दिशा दी। दी पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। कभी आपने महसूस किया है कि हमारा ज्यादातर जीवन या तो बीते हुए कल की यादों में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है। पास्ट की रिग्रेट्स और फ्यूचर की एंजाइटी हमें इस कदर जकड़ लेती है कि हम आज को जीना ही भूल जाते हैं। यही वो दर्द है जिसे एकहार्ट टोले अपनी किताब में गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि असली पीस, असली हैप्पीनेस और असली फ्रीडम किसी फ्यूचर अचीवमेंट में नहीं बल्कि इस प्रेजेंट मोमेंट में छिपी है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हमारा माइंड हमें लगातार थॉट्स के जाल में फंसाए रखता है, कैसे हम अपनी पहचान अपने विचारों से जोड़ लेते हैं और कैसे इसी वजह से हम अननेसेसरी सफरिंग को जन्म देते हैं। लेकिन इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि अवेयरनेस की एक छोटी सी शिफ्ट, एक सिंपल सा रियलाइजेशन कि मैं अपने थॉट्स नहीं हूं, हमारे पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जब आप इस समरी को सुनेंगे तो शायद आपको अपने ही जीवन के कुछ पल याद आएंगे। वो पल जब आप बेवजह स्ट्रेस में थे या जब आप किसी पुरानी बात को सोचकर दुखी हो रहे थे। और शायद आपको ये भी एहसास होगा कि असल में वो दुख किसी सिचुएशन से नहीं बल्कि आपके माइंड की कहानी से पैदा हुआ था। ये चैनल सिर्फ किताबों की समरी देने के लिए नहीं है बल्कि आपके अंदर हिडन पोटेंशियल को जगाने के लिए है। यहाँ हर वीडियो एक इनविटेशन है खुद से जुड़ने का, अपने अंदर की शांति को पहचानने का और लाइफ को सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि कॉन्शियसली लाइव करने का। तो अगर आप भी अपने जीवन में क्लैरिटी, कामनेस और ट्रू इनर पावर पाना चाहते हैं तो इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि शायद आज की ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक समरी न होकर एक अवेकनिंग साबित हो। वेलकम टू अ न्यू वे ऑफ लिविंग। वेलकम टू दी पावर ऑफ नाउ। चैप्टर 1। आप अपने मन नहीं हैं। जब हम अपनी जिंदगी को ध्यान से देखते हैं तो एक अजीब सी सच्चाई सामने आती है। हमारा ज्यादातर समय हमारे दिमाग के अंदर चल रही आवाजों में बीतता है। कभी कोई पुरानी बात याद आकर दिल दुखा देती है, कभी आने वाले कल की चिंता नींद छीन लेती है। हम सोचते हैं कि यही मैं हूं, मेरे थॉट्स ही मेरी पहचान है। लेकिन द पावर ऑफ नाउ में एकहार्ट टोले एक गहरी और हिला देने वाली बात कहते हैं। आप अपने मन नहीं हैं। सोचिए, जब आप चुपचाप बैठे होते हैं और आपके भीतर एक आवाज लगातार बोलती रहती है, कभी शिकायत, कभी डर, कभी कंपैरिजन। क्या वो सच में आप हैं? अगर वो आप होते तो क्या आप उसे सुन पाते? सच ये है कि जो उस आवाज को सुन रहा है, जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है, वही असली आप है। माइंड तो बस एक टूल है, लेकिन हमने उसे अपना मास्टर बना लिया है। एक छोटी सी कहानी की तरह समझिए। एक व्यक्ति था जो हर समय अपनी असफलताओं को याद करता रहता था। उसे लगता था कि वो कमजोर है, अनलकी है और दुनिया उसके खिलाफ है। उसके मन में एक नैरेटिव चलता रहता, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक दिन उसने महसूस किया कि ये आवाज रुकती ही नहीं। उसने पहली बार उस आवाज को जज किए बिना ऑब्जर्व करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो आवाज उसके भीतर है, लेकिन वो आवाज नहीं है। उस अवेयरनेस के साथ उसके अंदर एक अलग सी शांति जम लेने लगी। एकहार्ट टोले बताते हैं कि जब हम अपने थॉट से खुद को अलग देखना सीखते हैं तभी इनर फ्रीडम की शुरुआत होती है। माइंड हमेशा पास्ट या फ्यूचर में भटकता है। वो हमें कहानियां सुनाता है, कभी गिल्ट की, कभी फियर की, कभी ईगो की, और हम उन कहानियों को सच मानकर इमोशनल सफरिंग पैदा कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम कॉन्शियसली उस मेंटल नॉइज को देखते हैं, उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। आपने शायद कभी नोटिस किया होगा, जब आप नेचर के बीच खड़े होते हैं या किसी खूबसूरत सनसेट को देखते हैं तो कुछ पल के लिए थॉट्स रुक जाते हैं। उस साइलेंस में एक गहरी शांति होती है। वही आपकी असली नेचर है, प्योर अवेयरनेस,
जो माइंड के परे है। जब हम कहते हैं मैं परेशान हूं, असल में परेशानी एक थॉट है। जब हम कहते हैं मैं दुखी हूं, दुख एक इमोशन है जो माइंड की कहानी से जुड़ा है। लेकिन जो इन सब को महसूस कर रहा है वो इन सब से बड़ा है। ये रियलाइजेशन सिंपल लगता है, पर इसकी पावर अनइमेजिनेबल है। अगर हम हर दिन कुछ क्षण रुककर अपने थॉट्स को देखना शुरू करें, बिना रिएक्ट किए, बिना आइडेंटिफाई किए, तो धीरे धीरे हम माइंड के कंट्रोल से बाहर आने लगते हैं और तभी जीवन में क्लैरिटी, पीस और ट्रू प्रेजेंस आने लगती है। ये समझना कि आप अपने मन नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक लिविंग एक्सपीरियंस है। जब ये अनुभव गहराई से उतरता है तो एंजाइटी कम होने लगती है, अननेसेसरी सफरिंग डिसोल्व होने लगती है और एक नया स्पेस बनता है जहां आप सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि सच में जीते हैं। शायद आज इसी पल आप भी अपनी अंदर की उस आवाज को सुन रहे हो। बस एक बार उसे ऑब्जर्व करके देखिए और महसूस कीजिए कि जो उसे देख रहा है वही आपकी असली शक्ति है। That silent awareness is the real you. Chapter 2. चेतना, दुख से मुक्ति का मार्ग। जब जीवन बार बार हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन महसूस होता है, जहां बाहर की मुस्कान के पीछे एक अनकहा दर्द छिपा रहता है, वहीं से चेतना की यात्रा शुरू होती है। दी पावर ऑफ नाउ में एकहार्ट टोले एक गहरी सच्चाई सामने रखते हैं। हमारा अधिकांश दुख परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी अचेतनता से पैदा होता है। हम घटनाओं से नहीं, उनके बारे में अपने विचारों से पीड़ित होते हैं। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति को जो सालों पहले हुई किसी गलती को आज भी ढो रहा है। वो हर रात उसी स्मृति को दोहराता है, खुद को दोष देता है और अपने मन की बनाई कहानी में फंस जाता है। घटना तो बीत चुकी है पर उसका दर्द अभी भी जीवित है, क्योंकि मन उसे बार बार वर्तमान में खींच लाता है। यही अचेतन जीवन है। हम अनजाने में अपने ही थॉट्स के गुलाम बन जाते हैं। एकहार्ट टोले समझाते हैं कि सफरिंग का मूल कारण है माइंड के साथ हमारी आइडेंटिफिकेशन। जब हम ये मान लेते हैं कि मैं ही मेरे विचार हूं, तब हर नेगेटिव थॉट हमारी पहचान बन जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपने भीतर एक साइलेंट ऑब्जर्वर को पहचानते हैं, वो जागरूकता जो विचारों को देख सकती है, तभी एक छोटी सी फ्रीडम जन्म लेती है। वही फ्रीडम दुख से मुक्ति का पहला कदम है। ये चेतना कोई जटिल टेक्निक नहीं है, ये बस एक साधारण अवेयरनेस है। अभी इसी क्षण में जब आप अपने भीतर उठते गुस्से को नोटिस करते हैं, बिना उसे दबाए या जस्टिफाई किए, तब आप अनकॉन्शियस रिएक्शन से कॉन्शियस रिस्पॉन्स की ओर बढ़ते हैं। जब आप अपने डर को देखते हैं और समझते हैं कि वो भविष्य की कल्पना से उपजा है, तब आप वर्तमान में लौट आते हैं। यही रिटर्न टू नाउ असली हीलिंग है। हम सबके भीतर एक पेन बॉडी है, पुराने अनुभवों, अपमान, अस्वीकृति और अधूरी इच्छाओं से बना इमोशनल संग्रह। जब कोई छोटी सी बात उस दर्द को ट्रिगर करती है तो हमारी प्रतिक्रिया डिस्प्रपोर्शनेट हो जाती है, पर जागरूकता उस पेन बॉडी को धीरे धीरे डिसोल्व कर देती है। जैसे अंधेरे कमरे में लाइट जलते ही डार्कनेस खुद ब खुद गायब हो जाती है, वैसे ही चेतना आते ही दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। जीवन में परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वो भीतर की क्लैरिटी से आता है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट को स्वीकार करना सीखते हैं, चाहे वो कितना भी इम्परफेक्ट क्यों न लगे, तभी रेजिस्टेंस खत्म होती है, और रेजिस्टेंस खत्म होते ही सफरिंग भी कम हो जाती है। ये संदेश हमें याद दिलाता है कि हम परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। हमारे भीतर एक ऐसी जागरूक शक्ति है जो हर दर्द को समझ सकती है, हर भाव को देख सकती है और हर क्षण को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जैसे ही हम कॉन्शियस होते हैं, दुख हमारी पहचान नहीं रहता, वो बस एक अनुभव बन जाता है जो आता है और चला जाता है। शायद सच्ची मुक्ति किसी दूर के लक्ष्य में नहीं, बल्कि इसी पल की पूर्ण स्वीकृति में छिपी है। When awareness enters your life, suffering loses its control, और वहीं से शुरू होती है इनर फ्रीडम की असली कहानी। चैप्टर 3, वर्तमान में गहराई से प्रवेश। जब इंसान अपनी जिंदगी को ध्यान से देखता है
तो उसे एक अजीब सच्चाई दिखाई देती है। हम जीते कम हैं, सोचते ज्यादा है, हमारा शरीर यहां होता है, लेकिन हमारा मन या तो बीते हुए कल की गलियों में भटक रहा होता है या आने वाले कल की अनजानी राहों से डर रहा होता है। द पावर ऑफ नाउ में एकहार्ट टोले हमें एक ऐसी खिड़की दिखाते हैं जहां से जीवन को सच में देखा जा सकता है, और वो खिड़की है नाउ। जरा सोचिए, जब आप चाय का एक कप हाथ में लेकर बैठे होते हैं तो क्या आप सच में उस पल को महसूस कर रहे होते हैं, या दिमाग में चल रही एंडलेस कमेंट्री आपको कहीं और ले जाती है? अक्सर हम सिंपल मोमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारा माइंड हमें कन्विंस करता है कि असली खुशी फ्यूचर में है, जब प्रमोशन मिलेगा, जब पैसा आएगा, जब लोग हमें समझेंगे। लेकिन भविष्य सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक इमेजिनेशन है। असली लाइफ सिर्फ इस धड़कते हुए पल में है। एकहार्ट टोले एक गहरी बात कहते हैं, समय एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन भी हो सकता है। क्लॉक टाइम जरूरी है, लेकिन साइकोलॉजिकल टाइम हमें दर्द देता है। जब हम पास्ट को बार बार रीप्ले करते हैं, गिल्ट और रिग्रेट पैदा होते हैं। जब हम फ्यूचर की कल्पना में खो जाते हैं, एंजाइटी जन्म लेती है, और इसी तरह हम अपने ही थॉट्स के कैदी बन जाते हैं। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जो सालों से किसी पुरानी गलती का बोझ उठाए हुए है। हर रात वो उसी मेमोरी को दोहराता है और खुद को दोषी ठहराता है, लेकिन उस मेमोरी का अस्तित्व सिर्फ उसके दिमाग में है। वर्तमान में तो वो सुरक्षित है, सांस ले रहा है, जिंदा है, फिर भी उसका माइंड उसे सफरिंग में रखता है। जैसे ही वो व्यक्ति अपनी अवेयरनेस को अप पर लाता है, अपनी सांस पर, अपने आसपास की आवाजों पर, अपने दिल की धड़कन पर, अचानक एक गैप बनता है। उस गैप में शांति है, उसी गैप में फ्रीडम है। वर्तमान में गहराई से प्रवेश करना किसी बड़ी टेक्निक का नाम नहीं है, ये एक सिंपल शिफ्ट है, फ्रॉम थिंकिंग टू बीइंग। जब आप पूरी तरह इस क्षण को एक्सेप्ट करते हैं बिना रेजिस्टेंस के, तो मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आप नोटिस करते हैं कि थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप उनसे बड़े हैं। आप वो अवेयरनेस है जो सब कुछ देख रही है। जब हम नाउ को पूरी तरह अपनाते हैं तो लाइफ में एक अलग ही क्लैरिटी आ जाती है। प्रॉब्लम्स वही रहती हैं, सिचुएशंस वही रहती हैं, लेकिन उनके प्रति हमारा रिएक्शन बदल जाता है। हम रिएक्ट नहीं करते, हम रिस्पॉन्ड करते हैं, और यही रिस्पॉन्स हमारे भीतर से आता है, किसी फियर या इनसिक्योरिटी से नहीं। शायद आपने कभी नेचर में बैठकर अचानक एक गहरी शांति महसूस की हो, बिना किसी रीजन के। वही शांति आपकी असली नेचर है, वही प्रेजेंस आपकी असली पहचान है। जब हम वर्तमान में उतरते हैं तो हमें एहसास होता है कि हैप्पीनेस किसी अचीवमेंट का रिजल्ट नहीं है, बल्कि एक स्टेट ऑफ बीइंग है। नाउ कोई साधारण शब्द नहीं है, ये एक डोरवे है, सफरिंग से फ्रीडम की ओर, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर, और फियर से इनर पीस की ओर। जब आप इस पल को पूरी तरह जीना सीख लेते हैं तो लाइफ एक स्ट्रगल नहीं, एक एक्सपीरियंस बन जाती है। एंड दैट इज वेयर ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। चैप्टर 4, मन की चालें। कभी आपने नोटिस किया है कि आपका मन बिना रुके लगातार बोलता रहता है, जैसे सिर के अंदर कोई इनविजिबल कमेंटेटर बैठा हो जो हर सिचुएशन पर अपनी राय देता रहता है। आप सड़क पर चल रहे हैं तो वो तुलना कर रहा है, आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो जजमेंट दे रहा है, आप अकेले बैठे हैं तो वो आपको पास्ट की यादों या फ्यूचर की चिंताओं में घसीट ले जाता है। यही है मन की चालें, सटल, साइलेंट, लेकिन बेहद पावरफुल। एकहार्ट टोले हमें एक गहरी सच्चाई से परिचित कराते हैं कि माइंड एक वंडरफुल टूल है, लेकिन जब वही टूल मास्टर बन जाता है तब सफरिंग शुरू होती है। मन की सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि वो आपको ये विश्वास दिला देता है कि आप वही हैं जो आप सोचते हैं। अगर कोई विचार आता है, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो हम उसे सच मान लेते हैं। धीरे धीरे वो थॉट हमारी आइडेंटिटी बन जाता है और फिर हम उसी कहानी को जीने लगते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति जिसे बचपन में किसी ने कहा कि वो टैलेंटेड नहीं है, वो वाक्य उसके माइंड में एक सीड की तरह गिरता है। सालों बाद भी
जब उसे कोई नया अपॉर्चुनिटी मिलता है, उसका मन फुसफुसाता है, तुम नहीं कर पाओगे। असल में रियलिटी नहीं बदलती, लेकिन उसकी इंटरनल स्टोरी उसे रोक देती है। यही माइंड का इल्यूजन है। वो एक नैरेटिव बनाता है और हमें उसी में कैद कर देता है। मन की दूसरी चाल है कंपैरिजन। वो हर पल खुद को दूसरों से तौलता है। लुक्स, मनी, सक्सेस, रिलेशनशिप्स। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए एक छोटा सा थॉट आता है, सबकी लाइफ मुझसे बेहतर है, और उसी पल ग्रैटिट्यूड गायब हो जाती है। मन फ्यूचर में एक इमेजिनरी पिक्चर बना देता है कि जब ये मिल जाएगा तब मैं हैप्पी हो जाऊंगा। लेकिन जब वो मिल भी जाता है तो हैप्पीनेस थोड़ी देर की गेस्ट बनकर चली जाती है। फिर माइंड एक नया टारगेट सेट कर देता है। ये एंडलेस चेस कभी खत्म नहीं होती। एकहार्ट टोले कहते हैं कि माइंड की सबसे सटल ट्रिक रेजिस्टेंस है, जो है उसे स्वीकार करने के बजाय मन कहता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये इनर रेजिस्टेंस पेन को मल्टीप्लाई कर देता है। एक सिंपल घटना, ट्रैफिक जैम, इरिटेशन में बदल जाती है, क्योंकि मन रियलिटी से लड़ रहा होता है, जबकि सच ये है कि प्रेजेंट मोमेंट पहले से ही कंप्लीट है। रेजिस्टेंस ही सफरिंग को जन्म देता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक आशा छिपी है। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो एक डिस्टेंस बनता है। आप अचानक रियलाइज करते हैं कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन एक साइलेंट अवेयरनेस है जो उन्हें देख रही है। वही आपकी ट्रू सेल्फ है। जब आप कहते हैं ये सिर्फ एक थॉट है, उसी पल उसकी पावर कम हो जाती है। माइंड का कंट्रोल ढीला पड़ने लगता है। कल्पना कीजिए कि आप रात में आसमान देख रहे हैं। बादल आते हैं, जाते हैं, शेप बदलते हैं, लेकिन आसमान वही रहता है, विशाल, शांत, अनटच्ड। आपके थॉट्स बादलों की तरह, आप आसमान हैं। जैसे जैसे ये अंडरस्टैंडिंग गहरी होती है, वैसे वैसे इनर फ्रीडम का अनुभव होता है। मन की चालें हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। जब आप अवेयर हो जाते हैं तो माइंड दुश्मन नहीं रहता, बल्कि एक सर्वेंट बन जाता है। आप उसे यूज करते हैं, वो आपको यूज नहीं करता, और तभी लाइफ रिएक्शन से क्रिएशन में बदल जाती है। वही है द पावर ऑफ नाउ, एक ऐसा स्पेस जहां आप थॉट से परे प्योर प्रेजेंस में जीते हैं, काम, क्लियर और ट्रूली अलाइव। चैप्टर 5, दर्द शरीर। कभी आपने महसूस किया है कि छोटी सी बात पर भी आपके अंदर अचानक गुस्सा, दुख या चिड़चिड़ापन ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ता है? सामने वाली स्थिति उतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन रिएक्शन बहुत इंटेंस होता है। बाद में आपको खुद ही समझ नहीं आता कि मैं इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर गया। यही वो जगह है जहां एकहार्ट टोले दर्द शरीर यानी पेन बॉडी की बात करते हैं। दर्द शरीर कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है, बल्कि हमारे भीतर जमा हुआ पुराना इमोशनल पेन है। बचपन की अनदेखी, रिश्तों की चोट, असफलताओं की टीस, रिजेक्शन का घाव, ये सब अनुभव हमारे भीतर एक ऊर्जा के रूप में जमा हो जाते हैं। सामान्य समय में ये शांत रहता है, लेकिन जैसे ही कोई सिचुएशन उस पुराने घाव को छूती है, ये एक्टिवेट हो जाता है। फिर हम वर्तमान में नहीं, बल्कि अपने अतीत की पीड़ा से प्रतिक्रिया देते हैं। मान लीजिए किसी ने आपसे हल्की सी आलोचना कर दी। बात छोटी थी, पर अंदर कुछ ट्रिगर हो गया। अचानक आप आक्रामक हो जाते हैं या भीतर से टूट जाते हैं। असल में वो व्यक्ति नहीं, बल्कि आपका डोमेंट पेन बॉडी बोल रहा होता है। उसे फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल है नेगेटिविटी। जितना आप कंप्लेन करेंगे, जितना ब्लेम करेंगे, उतना वो मजबूत होता जाएगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि जब पेन बॉडी एक्टिव होता है तो वो आपको बिलीव करा देता है कि आप ही वही दर्द है। आप सोचते हैं मैं दुखी हूं, मैं गुस्सैल हूं, मैं ही गलत हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप वो अवेयरनेस है जो इस दर्द को देख सकती है। जैसे ही आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, बिना जजमेंट, बिना रेजिस्टेंस, दर्द शरीर की पकड़ ढीली होने लगती है। अवेयरनेस उसकी एनर्जी को डिसोल्व कर देती है। कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि दो लोग अपने अपने पेन बॉडी से ऑपरेट कर रहे होते हैं।
एक का गुस्सा दूसरे के दर्द को ट्रिगर करता है। पूरी स्टोरी बदल सकती है जब आप अपने अंदर उस हलचल को महसूस करें। दिल की धड़कन तेज हो, बॉडी टेंस हो जाए, उसी क्षण प्रेजेंट में आ जाइए। अपने इनर बॉडी को महसूस कीजिए, अपनी सांसों को नोटिस कीजिए। ये सिंपल अवेयरनेस पेन बॉडी की जड़ काट देती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वही सिचुएशंस जो पहले आपको तोड़ देती थी, अब आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। असल फ्रीडम बाहरी दुनिया बदलने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के इस दर्द को पहचानने और उससे अलग होने में है। जब आप समझ जाते हैं कि आप अपने अतीत के घाव नहीं हैं, तब आपके भीतर एक नई लाइट जलती है। वही लाइट आपको रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर ले जाती है, अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस की ओर। और शायद यही वो पल है जब आप पहली बार सच में नाव की शक्ति को महसूस करते हैं, जहां दर्द भी है पर उससे आपकी पहचान नहीं है, जहां यादें भी हैं पर वे आपको कंट्रोल नहीं करती। यही है दर्द शरीर को समझने और उससे मुक्त होने का रास्ता। चैप्टर 6, आंतरिक शरीर। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो आपका माइंड रुकता ही नहीं, थॉट्स की एक एंडलेस ट्रेन चलती रहती है। और उसी समय अगर कोई आपसे कहे कि बस अपनी सांस पर ध्यान दो, तो शायद आपको यह एडवाइस बहुत सिंपल लगे, लेकिन यही सिंपलिसिटी जीवन का सबसे गहरा रहस्य छुपाए बैठी है। दी पावर ऑफ नाउ में एकहार्ट टोले जिस आंतरिक शरीर की बात करते हैं, वो कोई इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक लिविंग एक्सपीरियंस है। एक ऐसा अनुभव जो हमें माइंड के शोर से निकालकर इनर साइलेंस तक ले जाता है। आंतरिक शरीर का अर्थ है अपने शरीर के भीतर की सटल एनर्जी को महसूस करना। जब आप अपनी हथेलियों के भीतर हल्की सी वाइब्रेशन, अपने सीने में धड़कन की रिदम या सांस के अंदर बाहर होने की जेंटल मूवमेंट को सचेत रूप से नोटिस करते हैं, तो आप अचानक प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। वहां न पास्ट की कहानी होती है, न फ्यूचर की चिंता, सिर्फ अब होता है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक व्यक्ति रोज एंजाइटी से जूझता था। उसके थॉट्स उसे बार बार डराते थे। अगर ये हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। एक दिन उसने सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर के भीतर की एनर्जी को महसूस करना शुरू किया। पहले उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि उसके थॉट्स की पकड़ ढीली पड़ रही है, जैसे किसी स्टॉर्म के बीच अचानक एक सेफ शेल्टर मिल गया हो। वही शेल्टर है आंतरिक शरीर की जागरूकता। जब हम अपने इनर बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तब हम पूरी तरह माइंड के कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने भीतर की एनर्जी फील्ड को महसूस करते हैं, एक ग्राउंडिंग शुरू हो जाती है। आप बाहर की परिस्थितियों से भाग नहीं रहे होते, बल्कि उनके बीच खड़े होकर भी शांत बने रहते हैं। ये अवेयरनेस आपको इमोशनल पेन से दूर नहीं भगाती, बल्कि उसे डिसोल्व कर देती है। एकहार्ट टोले बताते हैं कि बॉडी अवेयरनेस एक डोरवे है, एक ऐसा दरवाजा जो हमें फॉर्म की दुनिया से फॉर्मलेस प्रेजेंस तक ले जाता है। जब आप अपने शरीर के भीतर फुली प्रेजेंट होते हैं, तब आप समझते हैं कि आप सिर्फ एक नाम, एक पहचान या एक कहानी नहीं है। आप एक लिविंग कॉन्शियसनेस है जो हर पल जागरूक रह सकती है। जरा सोचिए, अगर हर बार जब माइंड आपको किसी पुरानी याद या भविष्य की चिंता में घसीटे, आप बस अपने इनर बॉडी को फील कर लें, अपनी सांस, अपनी धड़कन, अपनी एनर्जी, तब धीरे धीरे आपका जीवन रिएक्ट करने से शिफ्ट होकर रिस्पॉन्ड करने लगेगा। आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहेंगे, बल्कि एक साइलेंट ऑब्जर्वर बन जाएंगे। आंतरिक शरीर से जुड़ना कोई रिलीजियस रिचुअल नहीं, बल्कि एक सिंपल प्रैक्टिस है अपने भीतर लौटने की। और जब आप सच में अपने भीतर लौटते हैं, तब आपको एहसास होता है कि शांति कहीं बाहर नहीं थी, वो हमेशा से आपके अंदर थी। यही रियलाइजेशन जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देता है। यही है नाउ की असली पावर, जो आपके भीतर हर सांस के साथ धड़क रही है। चैप्टर 7, अनमैनिफेस्टेड। जब इंसान जीवन की भागदौड़ में थक जाता है, जब माइंड की आवाजें इतनी तेज हो जाती हैं कि भीतर की शांति सुनाई ही नहीं देती, तब एक सवाल जन्म लेता है,
क्या इस सब के पीछे कोई गहरी खामोशी भी है? द पावर ऑफ नाउ में एकहार्ट टोले उसी गहराई की ओर इशारा करते हैं जिसे वे अनमैनिफेस्टेड कहते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आंखों से देखा जा सके या शब्दों में पूरी तरह बांधा जा सके। ये वो साइलेंट प्रेजेंस है जो हर विचार के पीछे, हर भावना के पीछे, हर रूप के पीछे मौजूद है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रात को छत पर खड़ा है। शहर की रोशनी, ट्रैफिक की आवाजें, मोबाइल की नोटिफिकेशंस, सब कुछ चल रहा है। लेकिन अचानक वो आकाश की ओर देखता है। तारों की उस अनंत शांति में उसे कुछ पल के लिए सब कुछ रुकता हुआ महसूस होता है। वही ठहराव, वही स्टिलनेस, यही उस अनमैनिफेस्टेड की झलक है। ये बाहर नहीं, भीतर है। ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं, बल्कि एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। हम अपनी पहचान शरीर, नाम, स्टेटस और अचीवमेंट से जोड़ लेते हैं। हमें लगता है कि हम वही है जो दिखाई देता है, हमारा करियर, हमारी स्टोरी, हमारा पास्ट। लेकिन टोले बताते हैं कि ये सब मैनिफेस्टेड फॉर्म्स है, यानी रूप। इनके पीछे जो एनर्जी है, जो कॉन्शियसनेस है, वही असली एसेंस है। जब हम साइलेंस में बैठते हैं, जब हम बिना किसी जजमेंट के सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते हैं, तब धीरे धीरे थॉट्स की परतें हटने लगती हैं और उसी खालीपन में एक अजीब सी फुलनेस का अनुभव होता है। पैराडॉक्सिकल लगता है, लेकिन वही सच्चाई है। अनमैनिफेस्टेड तक पहुंचने का रास्ता कहीं बाहर नहीं जाता, ये इसी मोमेंट से होकर गुजरता है। जब आप किसी दर्द को रेजिस्ट करना बंद कर देते हैं, जब आप किसी परिस्थिति को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब रेजिस्टेंस डिसोल्व हो जाता है और उस डिसोल्यूशन में जो स्पेस बनता है, वही उस असीम शांति का अनुभव होता है। ये किसी मंदिर या पहाड़ की चोटी पर मिलने वाली चीज नहीं, ये आपके दिल की धड़कनों के बीच की खामोशी में छिपा है। कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, रिलेशनशिप्स, करियर, एक्सपेक्टेशंस। लेकिन उसी टूटन में एक दरार बनती है जिससे प्रकाश भीतर प्रवेश करता है। कई लोग अपने सबसे बड़े संकट में ही पहली बार उस गहरी प्रेजेंस को महसूस करते हैं। जब ईगो हार मान लेता है, तब सरेंडर होता है, और सरेंडर में जो शांति है, वही अनमैनिफेस्टेड का स्पर्श है। ये समझ धीरे धीरे आती है कि गॉड, सोर्स, प्योर कॉन्शियसनेस, चाहे आप इसे किसी भी नाम से पुकारे, वो कोई दूर बैठी हुई शक्ति नहीं है। वो इसी पल में, इसी ब्रेथ में, इसी अवेयरनेस में जीवित है। जब आप खुद को थॉट से अलग देखना सीख लेते हैं, जब आप फॉर्म के पीछे की फॉर्मलेस एनर्जी को महसूस करते हैं, तब डर कम होने लगता है, क्योंकि जो बदलता है वो सिर्फ फॉर्म है, जो नहीं बदलता वो आपका असली स्वरूप है। इस गहराई को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना शायद असंभव है, लेकिन इसे महसूस करना बहुत सरल है। बस कुछ पल रुक जाइए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और उस साइलेंस को सुनिए जो हमेशा से आपके साथ था। वही आपका सच्चा घर है, वही वह असीम शांति है जिसकी तलाश में इंसान पूरी दुनिया भटकता है। चैप्टर 8, प्रबुद्ध संबंध। जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में प्यार, अपनापन और साथ का सपना उभरता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से रिलेशनशिप्स धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन, ईगो और इमोशनल डिपेंडेंसी का बोझ बन जाते हैं। द पावर ऑफ नाउ में एकहार्ट टोले हमें एक गहरी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। जब तक हम भीतर से जागरूक नहीं होते, तब तक हमारा कोई भी रिश्ता सच में प्रबुद्ध नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए एक ऐसे कपल की जो शुरुआत में एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। हर मैसेज में एक्साइटमेंट, हर मुलाकात में स्पार्क। लेकिन कुछ महीनों बाद वही रिश्ता शिकायतों, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और साइलेंट ट्रीटमेंट में बदल गया। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से कंप्लीट होने की उम्मीद कर रहे थे। वे अपने अंदर की खाली जगह को पार्टनर से भरना चाहते थे। यही इमोशनल नीडनेस धीरे धीरे पेन का कारण बनती है। लेखक बताते हैं कि अधिकांश रिश्ते ईगो से संचालित होते हैं। ईगो को हमेशा वैलिडेशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, कंट्रोल चाहिए। जब पार्टनर हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता,
तो ईगो आहत हो जाता है। हम कहते हैं तुम बदल गए हो, लेकिन असल में हमारी अवेयरनेस सोई हुई होती है। हम सामने वाले को दोष देते हैं, जबकि असली संघर्ष हमारे भीतर चल रहा होता है। प्रबुद्ध संबंध का अर्थ है दो अधूरे लोग एक दूसरे से सहारा लेने की कोशिश न करें, बल्कि दो जागरूक आत्माएं मिलकर अपने नाव को साझा करें। जब आप अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और उसे उसी रूप में एक्सेप्ट करते हैं, तब रिलेशनशिप में एक नई फ्रीडम आती है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप हर गलती को सही ठहराएं, बल्कि ये समझे कि सामने वाला भी अपने पेन बॉडी और अनकॉन्शियस पैटर्न से जूझ रहा है। कई बार हम पुराने घावों को अपने रिश्तों में ढोते रहते हैं। बचपन की चोटें, पिछले ब्रेकअप का दर्द, ये सब मिलकर एक इनविजिबल वॉल बना देते हैं। जब कोई छोटी सी बात ट्रिगर करती है तो हम जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं। यही पेन बॉडी सक्रिय हो जाता है। लेकिन अगर उसी पल हम रुक जाए, एक डीप ब्रेथ लें और अपने भीतर उठ रही भावना को ऑब्जर्व करें बिना जजमेंट के, तो हीलिंग शुरू हो जाती है। सच्चा प्रेम डिपेंडेंसी नहीं, प्रेजेंस है। जब दो लोग पूरी जागरूकता के साथ एक दूसरे के साथ होते हैं, तब साइलेंस भी मीनिंगफुल हो जाता है। वहां आर्ग्यूमेंट्स कम और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। वहां तुम मेरे बिना अधूरे हो की जगह हम दोनों अपने अपने भीतर पूर्ण हैं की भावना होती है। यही एनलाइटेंड रिलेशनशिप है, जहां प्यार किसी जरूरत से नहीं बल्कि ओवरफ्लो से जन्म लेता है। अगर आप अपने जीवन के किसी रिश्ते को याद करें, तो शायद आपको एहसास होगा कि सबसे सुंदर पल वही थे जब आप बस प्रेजेंट थे, बिना डर, बिना एक्सपेक्टेशन, बिना फ्यूचर की चिंता के। वही मोमेंट्स असली कनेक्शन के थे। यही संदेश हमें मिलता है, जब हम खुद से जुड़ते हैं तभी किसी और से सच्चा जुड़ाव संभव होता है। रिश्ता तब खिलता है जब उसमें ईगो की आवाज धीमी और अवेयरनेस की रोशनी तेज हो जाती है। और जब दो लोग मिलकर नाव को जीना सीख लेते हैं, तो उनका संबंध केवल साथ रहने का नाम नहीं रहता, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी बन जाता है। ग्रोथ, कंपैशन और अनकंडीशनल लव की जर्नी। चैप्टर 9, खुशी और शांति से परे। कभी आपने महसूस किया है कि जब हमें कोई बड़ी सफलता मिलती है, कोई सपना पूरा होता है या कोई अपना हमें प्यार से गले लगाता है, तो दिल में एक लहर सी उठती है, खुशी की, संतोष की। लेकिन कुछ समय बाद वही खुशी धीमी पड़ जाती है। फिर हम किसी नए लक्ष्य, नए रिश्ते या नई उपलब्धि की तलाश में निकल पड़ते हैं, मानो जीवन एक एंडलेस चेज बन गया हो। द पावर ऑफ नाउ में एकहार्ट टोले इसी गहरे सत्य को छूते हैं। क्या खुशी ही अंतिम सत्य है या उससे भी परे कुछ है? एकहार्ट टोले समझाते हैं कि जो खुशी हम बाहरी परिस्थितियों से पाते हैं, वो हमेशा अस्थायी होती है, क्योंकि वह किसी कारण पर आधारित होती है। अगर कारण बदल गया तो भावना भी बदल जाएगी। प्रमोशन मिला तो खुशी, खो गया तो दुख। किसी ने तारीफ की तो अच्छा लगा, आलोचना हुई तो मन टूट गया। ये इमोशनल स्विंग हमें थका देता है। हम सोचते हैं कि हमें स्थायी हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन असल में हम जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वो है इनर पीस। एक ऐसी शांति जो परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। सोचिए एक शांत झील की तरह, जिसके ऊपर लहरें उठती हैं, लेकिन उसकी गहराई हमेशा स्थिर रहती है। हमारी जिंदगी की घटनाएं उन लहरों जैसी हैं, कभी खुशी, कभी उदासी, कभी उत्साह, कभी निराशा। लेकिन हमारे भीतर एक गहरी स्थिरता है, जिसे टोले बीइंग कहते हैं। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से उतरते हैं, तब हमें एहसास होता है कि सच्ची शांति किसी अचीवमेंट से नहीं, बल्कि एक्सेप्टेंस से आती है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक व्यक्ति ने पूरी जिंदगी मेहनत की, पैसे कमाए, बड़ा घर बनाया। उसे लगा अब वो खुश रहेगा। कुछ समय बाद उसे फिर बेचैनी होने लगी। फिर उसने नया लक्ष्य बनाया। ये चक्र चलता रहा। एक दिन वो थककर पार्क में बैठ गया। पहली बार उसने बिना किसी सोच के सिर्फ पेड़ों की हवा को महसूस किया, बच्चों की हंसी सुनी,
और सूरज की गर्माहट को महसूस किया। उस पल उसे समझ आया, जो शांति वो बाहर खोज रहा था वो तो हमेशा से भीतर थी। खुशी एक इमोशन है और हर इमोशन की तरह वो आती जाती रहती है, लेकिन पीस कोई इमोशन नहीं, वो एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। जब हम नाउ को बिना रेजिस्टेंस के स्वीकार करते हैं तब एक गहरा सुकून पैदा होता है। उस सुकून में न अतीत का बोझ होता है न भविष्य की चिंता, वहां सिर्फ एक शांत जीवंत उपस्थिति होती है। एखार्ट टोले हमें सिखाते हैं कि जीवन की लहरों से लड़ना बंद कर दे, उन्हें आने दे, जाने दे। खुशी आए तो उसे महसूस करें, दुख आए तो उसे भी अवेयरनेस के साथ देखें, लेकिन अपनी पहचान इनसे न जोड़ें। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम भावनाएं नहीं हैं बल्कि उन्हें देखने वाली चेतना है, तब हम एक ऐसे स्तर पर पहुंचते हैं जहां आनंद और शांति दोनों से परे एक गहरी स्थिरता मिलती है। यही वो सच्ची फ्रीडम है, ऐसी शांति जो किसी वजह पर निर्भर नहीं, जो किसी परिस्थिति से बंधी नहीं। और जब ये शांति मिलती है तब जीवन पहली बार सच में हल्का, सच्चा और मीनिंगफुल महसूस होता है। यही है वो पावर जो हर पल में छिपी है, बस हमें उसे पहचानना है। चैप्टर 10, समर्पण का अर्थ। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां सारी कोशिशें, सारे प्लान्स और सारी स्ट्रैटेजीज बेअसर लगने लगती है। हम जितना ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं उतना ही ज्यादा भीतर बेचैनी बढ़ती जाती है। द पावर ऑफ नाउ में एखार्ट टोले समर्पण को हार नहीं बल्कि इनर फ्रीडम का द्वार बताते हैं। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि आप अपने सपनों को छोड़ दें या परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दे। इसका असली अर्थ है इस क्षण को पूरी तरह स्वीकार करना। जब हम रियलिटी से लड़ना बंद करते हैं तभी सफरिंग कम होने लगती है। सोचिए, जब कोई सिचुएशन आपके मन के खिलाफ जाती है तो अंदर तुरंत रेजिस्टेंस पैदा होता है। ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों? यही रेजिस्टेंस दर्द को कई गुना बढ़ा देता है। एक छोटी सी कहानी समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है। पहली प्रतिक्रिया होती है फियर, एंगर, इनसिक्योरिटी। वो बार बार उसी घटना को माइंड में दोहराता है, लेकिन एक दिन वो रुककर खुद से कहता है, ये अभी की सच्चाई है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। उस स्वीकार करने के क्षण में एक अजीब सी शांति उतरती है। समस्या खत्म नहीं होती, लेकिन भीतर का संघर्ष खत्म हो जाता है। और जब भीतर शांति आती है तभी सही डिसीजंस लेना संभव होता है। एखार्ट टोले बताते हैं कि सरेंडर एक्चुअली एक पावरफुल एक्शन है। ये ईगो को डिसोल्व कर देता है। ईगो हमेशा फाइट करता है, कंपेयर करता है, कंप्लेन करता है, लेकिन जब हम कहते हैं आई एक्सेप्ट दिस मोमेंट तो ईगो की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। उस समय हम विक्टिम नहीं रहते बल्कि ऑब्जर्वर बन जाते हैं। समर्पण हमें सिखाता है कि लाइफ के हर अनुभव को एक टीचर की तरह देखें। दर्द भी, असफलता भी, रिजेक्शन भी, सब कुछ ग्रोथ का हिस्सा है। जब हम वर्तमान क्षण को हाँ कहते हैं तो अंदर एक डीप क्लैरिटी पैदा होती है। फिर हम रिएक्शन से नहीं, अवेयरनेस से कार्य करते हैं। ये सरेंडर कमजोरी नहीं है बल्कि करेज है, क्योंकि सच को स्वीकार करना आसान नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम रेजिस्टेंस छोड़ते हैं हम महसूस करते हैं कि हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति से बड़ी है। वही इनर स्टिलनेस, वही साइलेंट प्रेजेंस हमारी असली पहचान है। जब आप जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए, मैं इस क्षण को स्वीकार करता हूं। शायद उसी पल आपको समझ आ जाए कि शांति बाहर नहीं, आपके भीतर हमेशा से मौजूद थी। यही समर्पण का अर्थ है, हार नहीं बल्कि अब की शक्ति को पहचानना। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमें याद दिलाती है कि असली शांति और हैप्पीनेस भविष्य में नहीं, इसी प्रेजेंट मोमेंट में है। जब हम इस पल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जीवन हल्का और साफ महसूस होने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली इंस्पायरिंग वीडियो में।